हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे, जय हिंद। मैं पूजा सिंह स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रीजी ट्यूशन में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज का हमारा टॉपिक जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अदिश राशि एवं सदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। ये क्लास 9th का चैप्टर है। इसके अलावा ये बीटीसी में और जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं सब में लगभग एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन देखने को मिलता है कि इसमें से कौन सी सदिश राशियां हैं और कौन सी अदिश राशियां हैं। तो चलिए हम सीखते हैं कि किसको अदिश राशि कहते हैं, किसको सदिश राशि, किसे स्केलर क्वांटिटी एंड किसे वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो देखिए, अदिश राशि किसे कहते हैं? वे भौतिक राशियां। पहला वर्ड हमारा आ गया वे भौतिक राशियां। तो पहले हम समझ लेते हैं कि भौतिक राशियां किसे कहते हैं। भौतिक राशियां यानी कि फिजिकल किसे कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं। तो भौतिक राशियां वे राशियां जिन्हें फिजिक्स के अंतर्गत मेजर किया जाता है, यानी ऐसी सभी राशियां जिसे हम फिजिक्स में मेजर करते हैं। जैसे बल को कितने न्यूटन का बल हुआ, या फिर दूरी हमने कितने मीटर चली, या फिर एरिया यानी कि क्षेत्रफल निकाला तो कितने स्क्वायर मीटर का निकाला। ये सारी चीजें जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं उन्हें हम कहते हैं, या जिन्हें माप सकते हैं उन्हें हम कहते हैं भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटी, जिसे फिजिक्स के अंतर्गत मेजर किया। तो पहला वर्ड हमारा क्लियर हो गया कि भौतिक राशियां। वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, अदिश राशि कहलाती है। यानी कि ऐसी राशियां या ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिन्हें व्यक्त करने के लिए, जिन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए हमें केवल परिमाण, ओनली मैग्नीट्यूड, केवल परिमाण की जरूरत होती है, डायरेक्शन यानी कि दिशा की जरूरत नहीं होती, उन्हें हम अदिश राशि कहते हैं। आप अदिश राशि में लिखेंगे मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड चाहिए होता है पर डायरेक्शन नहीं चाहिए होता है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। ऐसा समझिए, बहुत सारी ऐसी राशियां होती हैं जिन्हें बताते वक्त आपको दिशा नहीं बताती होती, जैसे कि चाल, दूरी, समय, ऊर्जा आदि। ये तो उदाहरण में समझिए। आप कभी किसी को टाइम बताते वक्त ये नहीं बताते हैं कि 5 घंटा पूर्व दिशा में या 10 घंटे पश्चिम दिशा में। आप केवल ये कहते हैं कि 5 घंटे बाद आना, 2 घंटे बाद आना, 1 घंटे बाद आना, या 5 बज रहे हैं या 3 बज रहे हैं, जो भी समय है, या इतना समय लगा। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आने में आपने किसी से कहा कि हमें 2 घंटे का समय लगा। आपने कभी भी ये ना तो खुद कहा होगा और ना ही किसी को कहते हुए सुना होगा कि हमें 2 घंटा पूर्व दिशा में लगा या 2 घंटा पश्चिम दिशा में लगा। तो मैग्नीट्यूड क्या है, परिमाण क्या है? ये जो 2, 4, 6 घंटा हम बता रहे हैं इसको परिमाण कहते हैं। और दिशा अभी आगे हम बताएंगे, कई जगह पर हमें दिशा की भी जरूरत पड़ती है, इसे हम कहते हैं अदिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटी। तो आप देखिएगा, ऐसी क्वांटिटी जिसे रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, उसे स्केलर क्वांटिटी, या ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण की जरूरत होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें हम कहते हैं अदिश राशि। उदाहरण चाल, दूरी, समय, ऊर्जा आदि। आपने अपनी ऊर्जा खर्च की, आप किसी से नहीं कहते होंगे कि हमने 5 कैलोरी ऊर्जा पूरब दिशा में खर्च की, दिशा की जरूरत नहीं होती। तो इन्हें हम अदिश, अदिश बिना दिशा वाली, उसे हम अदिश कहते हैं। और दूसरी राशि हमारी है सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी। तो अदिश राशि हमने देखा, आगे हम सदिश राशि को देखते हैं। सदिश राशि यानी कि वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण की जरूरत तो होती ही है, उसके साथ साथ दिशा की जरूरत भी होती है, उसे हम सदिश राशि कहते हैं। यानी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि हमने समझा था, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही, साथ में डायरेक्शन भी बताना होता है, उसे हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी या सदिश राशि। उदाहरण में देखिएगा, बल, वेग, त्वरण, विस्थापन आदि। ये विस्थापन और दूरी हमारा अगला टॉपिक होगा, जो कि बड़ा ही मजेदार टॉपिक है, दूरी और विस्थापन। तो देखिएगा, आप हमने कहा बल, आप बल लगाते हैं, किस दिशा में लगाते हैं ये जानना जरूरी होता है। मान लीजिए आपको ये दीवार गिराने के लिए कहा जाए और आप दीवार उधर ना गिरा करके बल अपनी ही तरफ लगाएं, तो क्या होगा? तो होगा ये कि आप इस दुनिया से चले जाएंगे।
तो बल को आपको दिशा देनी होती है कि आपको किस तरफ लगाना है। अगर ऑपोजिट साइड में आप बल लगाते हैं तो आपका काम तो बनेगा नहीं, उसके उल्टे में आपका काम पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। तो बल हम उधर धक्का देंगे तो ये दीवार उस पार जाएगी, पता चले इधर दे दे तो दीवार हमारे ऊपर आ गई। उसी तरह से त्वरण है, उसी तरह से वेग है और उसी तरह से विस्थापन है। इन्हें बताने के लिए हमें दिशा कितने, जैसे आप कहते हैं 5 न्यूटन का बल लगाएंगे, बल का मात्रक न्यूटन होता है, 5 न्यूटन का बल लगाइए पूरब दिशा में, पश्चिम दिशा में, उत्तर दिशा में या किसी एक दिशा में। जैसे आपको एक ठेला गाड़ी को उधर लेके जाना है तो आप अपनी तरफ नहीं खींचेंगे, उस ठेला गाड़ी को आप इधर बल लगाएंगे। तो बल की दिशा बतानी पड़ती है। नॉट ओनली मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको डायरेक्शन भी देना होता है, उसे सदिश राशि कहते हैं। एक बार देख लेते हैं। जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण यानी 4, 5, 6 न्यूटन एवं दिशा किधर लगा रहे हैं बल, दोनों की आवश्यकता होती है, उसे सदिश, देखिए सदिश दिशा के साथ सदिश राशियां कहलाती हैं। आप ऐसे कह सकते हैं, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बतानी होती है, ऐसी क्वांटिटीज को हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। एग्जाम्पल में आपको बल, वेग, त्वरण, विस्थापन आदि एग्जाम्पल में आपको मिल गया। जैसे कि आप यहाँ पे फोर्स बता सकते हैं, एक्सेलरेशन बता सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट बता सकते हैं। तो ये हमने समझा अदिश राशि किसे कहते हैं और सदिश राशि किसे कहते हैं। अब जब इन दोनों को हम समझ चुके हैं तो अब हम इन दोनों के अंतर को समझेंगे कि अदिश राशि और सदिश राशि में क्या अंतर होता है। कई बार परीक्षाओं में दोनों का अंतर पूछा जाता है और कई बार क्या अधिकतर पूछा जाता है कि अदिश राशि और सदिश राशि में अंतर बताइए। तो चलिए सदिश राशि में अंतर क्या डिफरेंस है स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में। तो सबसे पहले तो अभी जो परिभाषा पढ़े थे उसी को लिखते हैं हम। अदिश राशि को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की जरूरत होती है, ओनली मैग्नीट्यूड। एंड सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी को व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत होती है, मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन। ठीक। दूसरा अंतर है, इन राशियों को गणित के साधारण नियमों के अनुसार जोड़ा, घटाया, गुणा, भाग किया जा सकता है। यानी कि जैसे हम सिंपली प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, ऐसे हम अदिश राशि को जोड़ सकते हैं, लेकिन सदिश राशि को साधारण नियमों द्वारा नहीं जोड़ा घटाया जाता। आगे इनको कैसे जोड़ते घटाते हैं ये आपको क्लास 11th में फर्स्ट चैप्टर में देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे देखिएगा, इन्हें अक्षर या एक संख्यात्मक मान के द्वारा व्यक्त किया जाता है। यानी कि जैसे आप दूरी को डी से दिखा देते हैं, आप समय को टी से दिखा देते हैं, ऊर्जा यानी कि एनर्जी को ई से दिखा देते हैं, तो इन्हें या तो किसी संख्यात्मक मान द्वारा या तो अक्षर द्वारा व्यक्त कर देते हैं। उदाहरण में जैसे समय को टी से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन जब बात सदिश राशि की आती है तो इन्हें हम सिंपल ऐसे टी, डी, ई लिख के रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इन्हें व्यक्त करने के लिए जो भी जिस चीज को भी जिससे भी व्यक्त करते हैं उसके ऊपर तीर लगाकर प्रदर्शित किया जाता है। जैसे त्वरण को ए से दिखाते हैं, त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन ए से दिखाते हैं तो ए के ऊपर क्या लगाते हैं हम, तीर। वहीं जब विस्थापन की बात आती है यानी कि डिस्प्लेसमेंट की बात, तब भी हम दिखाते हैं डी के ऊपर एरो लगा के। तो ये है अदिश राशि और सदिश राशि में अंतर। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम एक बार में फिर से इसको समझते हैं। अदिश राशि किसे कहते हैं, ऐसी राशियां या वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की जरूरत नहीं होती, उन्हें अदिश राशि कहते हैं। यानी कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए ओनली मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, डायरेक्शंस की जरूरत नहीं होती, उन्हें हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक। दूसरा हमने कहा सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी, ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उन्हें हम सदिश राशियां कहते हैं। या ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए, उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक। अगला हमने देखा कि इन्हें राशियों को या इन्हें जोड़ने, घटाने, गुणा, भाग करने के लिए किसी विशेष नियम का पालन नहीं करना होता। जैसे हमारे साधारण नियम है जोड़ने, घटाने, गुणा, भाग के, उसी से इनको किया जा सकता है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी यानी कि सदिश राशि को साधारण नियमों द्वारा नहीं जोड़ा घटाया जा सकता, इसके लिए विशेष नियम का पालन किया जाता है। तीसरा हमने देखा कि इन्हें अक्षर या एक संख्यात्मक मान द्वारा व्यक्त किया जा सकता है और इन्हें सिंपली
अक्षर या संख्यात्मक मान द्वारा व्यक्त नहीं किया जाता। इन्हें व्यक्त करने के लिए उसके ऊपर एरो लगाते हैं। यहाँ पे हमने उदाहरण में देखा, जैसे टी हो गया, दूरी को डी से दिखाते हैं, ऊर्जा को ई से दिखाते हैं, लेकिन यहाँ जैसे त्वरण है ये अकेले नहीं रहेगा, इसके ऊपर तीर का निशान। आप ऐसे समझिएगा, इसको किसी की जरूरत नहीं होती। जैसे शादी के बाद पुरुष के पास कोई ऐसी मतलब संकेत नहीं होता जिससे देख के आपको लगेगा कि इनकी शादी हो गई है, लेकिन महिलाओं के ऊपर वो क्या बोलते हैं उसको, सिंदूर, बिंदी, चूड़ा, कंगन और पायल, बिछिया, इतना सब लगा देते हैं कि उनको देख के हमको मतलब उनके पास एक कुछ होता है जो रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ लगाना पड़ता है कि आप शादीशुदा है या नहीं। सेम चीज यहाँ पे है, इसको कुछ नहीं, जैसे है सिंपली रहेगा, लेकिन इसको व्यक्त करने के लिए तीर दिखा दिया जाता है। कुछ करो ना करो, मांग में सिंदूर तो भर के ही चलो। तो अदिश राशि जिसके ऊपर कुछ नहीं दिखाना है, बिल्कुल पुरुषों की तरह। सदिश राशि शादीशुदा महिलाओं की तरह, इनका कुछ नहीं तो ऊपर से ऊपर पूरा पूरा मांग भर दिया जाता है, यानी कि एरो का निशान लगाता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अदिश राशि और सदिश राशियां समझ में आएंगी। इसके बाद हम देखेंगे दूरी और विस्थापन, जो कि बड़ा ही मजेदार टॉपिक है। दूरी भी और विस्थापन भी। किसी को परेशान करना होता है ना, तो सबसे पहले दूरी और विस्थापन का ही प्रयोग करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें प्रदिश राशियां। प्रदिश राशियां क्या होती हैं? सिंपली एक लाइन में समझिए, ऐसी राशियां जिनमें दिशा तो होती है, परिमाण तो दोनों में होंगी, परिमाण के अलावा दिशा भी होती है, लेकिन ये वेक्टर नियमों के, योग के नियमों का पालन नहीं करते हैं। यानी कि आप एक लाइन में समझेंगे कि प्रदिश राशियां ऐसी राशियां होती हैं जो सदिश की तरह होती हैं, लेकिन इनमें योग का जो नियम होता है इसका पालन नहीं करती हैं। ऐसी राशियों को हम प्रदिश राशियां कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रदिश राशियां। वे राशियां जिनमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है, बिल्कुल सदिश राशियों की तरह होती है, लेकिन योग वेक्टर के योग नियम का पालन नहीं करती, इसलिए इन्हें सदिश राशियां न कह करके क्या कहते हैं? प्रदिश राशियां। चलिए अब देखते हैं दूरी और विस्थापन। अब हम समझेंगे दूरी और विस्थापन को। दूरी किसे कहते हैं और विस्थापन किसे कहते हैं? देखिए, किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। कोई वस्तु चल रही है, वो जितना भी पथ की लंबाई को तय करेगी या जितने रास्ते को तय करेगी उसे क्या कहते हैं? दूरी। जैसे हम यहाँ खड़े हैं, हम यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ आए, फिर यहाँ से यहाँ गए और फिर यहाँ से यहाँ आए। हम 2 बार गए और 2 बार आए। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 मीटर है, तो 10 जाना, 10 आना, 10 जाना, 10 आना, ऐसे करके हमने कुल कितनी दूरी तय की? 40 मीटर की। कितनी दूरी तय की? 40 मीटर की। जैसे ऐसे समझिएगा आप लोग कि हम यहाँ खड़े थे, यहाँ से चलना प्रारंभ करते हैं। हम इधर गए, फिर 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 इधर आ गए। ये टोटल जो हम यहाँ से यहाँ तक चलते, मान लीजिए 5 5 5 5 5 5, सब 5 मीटर की दूरी हम तय करते हैं। तो हमने 5 5 10 5 15 5 20 5 25 5 30 5 35 5 40 45 5 50, टोटल 50 मीटर की दूरी हमने तय की। कितनी दूरी? 50 मीटर की। तो हमने कहा किसी गतिमान वस्तु द्वारा, ऑब्वियस है कि दूरी तभी तय होगी जब वस्तु गति करेगी। गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई को, टोटल लंबाई जितनी वो तय करती है, उसे दूरी कहते हैं। ठीक। दूरी एक अदिश राशि है। दूरी कैसी राशि है? तो हम लिखते हैं दूरी अदिश राशि है। दूरी को बताने के लिए, अभी अदिश और सदिश में भी हमने उदाहरण में देखा था, दूरी को बताने के लिए दिशा की जरूरत नहीं होती। दूरी अदिश राशि है। दूरी अदिश राशि है। तो आपको पता है कि इसे व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। एक और चीज, दूरी धनात्मक होती है। कैसी होती है? धनात्मक। दूरी धनात्मक होती है। दूरी धनात्मक होती है। आप कभी किसी को -5 मीटर जाते हुए नहीं देखे होंगे ना, तो आपने सुना होगा कि अरे आज बहुत काम किए थे, -5 मीटर दूरी या -50 मीटर चल के आए। माइनस में कहाँ जाएंगे? दूरी को माइनस में मेजर नहीं करते। दूरी कैसी होती है? सदैव धनात्मक होती है। अगला देखते हैं क्या है? विस्थापन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट। किसी निश्चित दिशा में गतिमान वस्तु की अंतिम एवं प्रारंभिक स्थिति के बीच के अंतर को विस्थापन कहते हैं।
अब देखिए दोनों को आपको समझना होगा। विस्थापन किसे कहते हैं? वस्तु गतिमान होगी, वस्तु गति कर रही होगी, तो उसके अंतिम और प्रारंभिक यानी जहां से शुरू की थी अंतिम एवं प्रारंभिक या प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों के बीच के अंतर को, वस्तु यहां से चलना प्रारंभ की, पहले यहां गई, फिर यहां गई, फिर यहां गई, फिर यहां गई, फिर यहां गई। अब मान लेते हैं कि ये 5 है, ये 5 है, ये 3 है, ये 2 है और ये 10 मीटर है। ऐसा मान लेते हैं, ठीक है? थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, ये 10 है। टोटल अगर दूरी निकालेंगे तो इसकी दूरी होगी टोटल, देखिए इधर की दूरी होगी 5, 5, 10, 3, 13, 2, 15 और 10, 25। 25 मीटर की वो क्या की है? दूरी तय की है। तब में अगर आप चाहें तो मीटर लगा लें, ठीक। और अगर इसका विस्थापन कोई पूछे कि उसने विस्थापन कितना तय किया है, तो मान ले तो ये प्रारंभिक स्थिति यहां से चलना शुरू की थी और ये उसकी अंतिम स्थिति, सिर्फ ये वाली जो सबसे पास वाला रास्ता होता है इसे कहते हैं विस्थापन। क्या कहते हैं इसे? विस्थापन। मान लेते हैं कि इसका विस्थापन ये दूरी 7 मीटर की होगी, तो विस्थापन केवल कितना होगा? 7 मीटर का। देखिए दूरी क्या होती है? पथ की अधिकतम लंबाई, सबसे ज्यादा जो सबसे लंबा रास्ता होता है उसे दूरी कहते हैं, और जो सबसे छोटा जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसे हम विस्थापन कहते हैं। फिर से देखिएगा, अधिकतर लोग हम लोग अपने अगल बगल मोहल्ले में कहते हुए सुनते हैं कि अरे हमारा घर उनके घर के बिल्कुल सामने है, या उनका घर हमारे घर के बिल्कुल सामने है, लेकिन हमें जाना पड़ता है घूम के, बीच में कुछ है तालाब, कुछ भी है या फिर कुछ नहीं भी है तो बीच में रास्ता नहीं है, तो हम कहते हैं अरे उनका घर हमारे घर के बिल्कुल सामने है लेकिन थोड़ा सा घूम के जाना पड़ता है। तो ये जो घूम के आप एक घर दूसरा घर, ये जो यहाँ से आप घूम के आते हैं ये होती है दूरी। ये क्या होती है? दूरी। और अगर इसी पर हम पुल बना लें, ये पहला स्थिति और ये दूसरी स्थिति, ये जो पूरा घूम के आए इसको हमने कहा दूरी। और अगर इसी के ऊपर हम एक कोई रास्ता बना दें या साफ सफाई कर दें या बीच में हो सकता है रास्ता सही ना हो, तो ये हो जाता है हमारा विस्थापन। अब देखिए हम बचपन में क्या करते थे, अगर कोई हमसे रास्ता पूछता और किसी को परेशान करना होता था तो हम उसे विस्थापन ना बता के क्या बताते हैं? दूरी। 2 मीटर ऐसे चले जाइए, 3 मीटर मुड़ जाइएगा, 2 मीटर इधर चले जाइएगा, 50 मीटर चले, अरे घर मिल जाएगा एकदम। किसका? चाचा का घर चाहिए, एकदम पहुंच जाएंगे आप। वो व्यक्ति जो रास्ता 5 मीटर में 5 मिनट में तय कर लेता, उसे कम से कम उसमें 20 मिनट लगता। ये हमारी शरारतें हुआ करती थी। तो आज से आप भी अगर किसी को परेशान करना हो तो आप उसे विस्थापन मत बताइएगा, क्या बताइएगा? दूरी, ताकि वो घूमता रहे, उसके बाद जब भी वो आपको देखेगा तो देख के पहले ही भाग जाएगा, रास्ता तो आपसे बिल्कुल भी नहीं पूछेगा वो। तो ध्यान दीजिएगा, 2 स्थितियों के बीच की जो सबसे लंबा, ऐसे भी देख सकते हैं आप, जैसे जो पुल बनते हैं, जैसे अभी देखिए मान लीजिए कि आपको किसी नदी के ऊपर पुल, बनारस में मान लीजिए, आप बनारस शहर आपने देखा होगा, आप जो बाहर सड़कों से घूमेंगे तो आपको वो बहुत ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है क्योंकि वो बाहर बनाया गया होता है। अगर आप नदी के पुल को पार कर लेंगे तो वो जो दूरी आप 20 किलोमीटर की तय कर रहे होते हैं, शायद आपको 4 किलोमीटर में वो दूरी तय हो जाती है। उसी को हम क्या कहते हैं? विस्थापन। सबसे छोटा आपके और आपके मित्र के घर के बीच का जो सबसे छोटा रास्ता होगा उसी को आप क्या कहते हैं? विस्थापन। हम लोग कहते हैं अरे देखते तो हम सामने से लेकिन जा नहीं पाते हैं, बीच में हमारे पोखरा है, हमको घूम के जाना पड़ता है, उसको हम कहते हैं विस्थापन। और उसी पोखरे के ऊपर अगर हम पुल बना दें या कुछ रख दें आप जा पाए तो उसको हम क्या कहते हैं? दूरी। तो देखिए विस्थापन कैसी राशि है? सदिश राशि। दूरी कैसी राशि है? अदिश राशि। सबसे ज्यादा जो रास्ता लंबा पाथ है उसको दूरी यानी कि डिस्टेंस कहते हैं। सबसे छोटा रास्ता, सबसे कम लंबाई वाला जो रास्ता है उसे हम क्या कहते हैं? विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। दूरी केवल धनात्मक होती है, आप अगर एक जगह खड़े हैं तो उसे दूरी में काउंट नहीं करेंगे। अभी अभी हमने देखा कि आप दूरी कभी माइनस में नहीं होती है, दूरी हमेशा क्या होती है? धनात्मक। आप इतना भी चलेंगे तो कुछ न कुछ इसको मेजर किया जाएगा, दूरी धनात्मक। जबकि विस्थापन धनात्मक भी होता है, शून्य भी होता है और ऋणात्मक भी। समझते हैं कैसे? मान लीजिए हम यहाँ पे खड़े थे, यहां से चलना हमने प्रारंभ किया, कोई वस्तु ए है या कोई ए व्यक्ति का नाम है, वो यहां से घूम के फिर यहीं आ जाता है। अब उसके द्वारा जो दूरी तय की गई होगी, मान लीजिएगा ये जो वृत्त बनाया है इसकी त्रिज्या 2 मीटर की, कितनी है? 2 मीटर। 2 मीटर त्रिज्या वाले इस पूरे वृत्त के पथ को एक व्यक्ति ने चला है, तो उसके द्वारा जो दूरी तय होगी, दूरी क्या होगी इसकी?
वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। आप लगाएंगे 2 गुणे 22/7 पाई का मान, और आर का मान कितना दिया है 2 मीटर, तो आपको मिल जाएगा 22 दूनी 44, 44 दूनी 88/7। ये आपके द्वारा इतनी मीटर की क्या तय की गई दूरी। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे विस्थापन कितना तय किया, तो व्यक्ति ए से चलना शुरू किया था और घूम के कहां आ गया फिर ए पर ही। प्रारंभिक स्थिति भी उसकी ए है और अंतिम स्थिति भी उसकी ए है, तो अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, ए माइनस ए जो भी मान होगा उसमें से घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा 0, यानी उसके द्वारा विस्थापन कितना तय किया गया 0। दूरी तो इतनी तय की गई लेकिन विस्थापन 0। आप जहां से गए थे वहीं आ गए, कोई आके कहेगा अरे यहीं खड़े हो, आप कहेंगे नहीं अरे हम घूम के आए पूरा, वो कहेगा हम तो देखे ही नहीं, हम तो यहीं तुमको छोड़ के गए थे, 5 मिनट बाद फिर से यहीं देख रहे हैं, तो हम विस्थापन क्या हो जाएगा 0। तो हम लिखते हैं कि विस्थापन धनात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक एवं 0 तीनों हो सकता है, एवं 0 तीनों हो सकता है। लेकिन दूरी केवल और केवल धनात्मक। आपको यहां से समझ में आया होगा कि हमने अभी अभी कहा कि अगर आपके और आपके पड़ोसी के घर का रास्ता, 2 रास्ते होते हैं बिल्कुल पास में, हम कहते हैं अरे हमारा घर उनके घर के बिल्कुल करीब में है, लेकिन उनके घर का दरवाजा दूसरी तरफ है, हमें घूम के जाना पड़ता है, तो जो आप घूम के जाते हैं इसको दूरी कहते हैं, और जो बिल्कुल अगर वो सामने वाला अपनी खिड़की खोल दे और आप उसके घर में चले जाएं तो इसको विस्थापन कहते हैं। सबसे छोटी दूरी को विस्थापन, सबसे छोटे पथ यानी रास्ते को विस्थापन, और सबसे बड़े सबसे लंबे पाथ को हम क्या कहते हैं दूरी। जैसे कि यहां से यहां तक ये पूरी आपने दूरी कवर की, इसको अगर यहीं से यहीं ला दे तो ये क्या होगा विस्थापन, ये होगा आपका विस्थापन, और ये पूरा है आपका दूरी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको दूरी और विस्थापन समझ में। अंतर में भी आप यही लिखेंगे कि किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई को दूरी, दूरी अदिश राशि है, दूरी धनात्मक होती है सदैव। विस्थापन किसी निश्चित दिशा में गतिमान वस्तु की अंतिम एवं प्रारंभिक स्थितियों के बीच के अंतर को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन सदिश राशि है, धनात्मक, ऋणात्मक एवं 0 हो सकती है। तो आज हमने क्या क्या देखा, अदिश राशि, सदिश राशि, अदिश और सदिश राशियों में अंतर, दूरी और विस्थापन, और दूरी और विस्थापन में क्या क्या अंतर है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक जरूर करें, और आपको कैसी लगी है, इसमें क्या अच्छा लगा या क्या चीज कुछ नहीं पसंद आया, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।